हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 44 है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 21 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य ये बताना है आपका। तेल उत्पादन, अरब राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के देश, अफ्रीकी देश, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरी दुनिया से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, उन्हीं से मतलब है तीसरी दुनिया का। व्याख्या है फ्रेंड्स, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सावी ने किया था, जिसका तात्पर्य यूरोपीय देशों का उपनिवेश रह चुके देशों से है, जिसमें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देश शामिल है। आगे देखिए, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो यह विशेषता दिखाई देती है दोस्तों सर्वाधिकारवाद में। व्याख्या देखिए, व्याख्या है फ्रेंड्स, सर्वाधिकारवाद से तात्पर्य यह है कि सभी कुछ राजनीति में निहित है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की विचारधारा फासीवाद भी सर्वाधिकारवाद का एक प्रकार है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? किस ग्रंथ को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 दास कैपिटल को। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दास कैपिटल। व्याख्या देख लीजिए, दास कैपिटल ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है, जिसके रचनाकार स्वयं मार्क्स हैं। इसके अंतर्गत मार्क्स ने पूंजीवाद के शोषणकारी रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आगे देखिए, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता का, सामाजिक न्याय का, समानता का, राष्ट्रवाद का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 व्यक्तिक स्वतंत्रता का। व्याख्या देखिए, व्यक्तिक स्वतंत्रता ही उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है तथा राज्य व अन्य संस्थाओं को मानव स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 प्रस्तावना में। कहाँ पर है? प्रस्तावना में। व्याख्या देख लीजिए, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्त, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। व्याख्या देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार में निहित संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 14, 19 से 31 को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क्स।
कौन हो जाएंगे? तीसरा मार्क्स। व्याख्या देख लीजिए। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। उन्होंने इस रचना में प्रूदो की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की कटु आलोचना की है। प्रूदो की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आंसर हो जाएगा 360। कौन सा अनुच्छेद? 360 अनुच्छेद के तहत की जाती है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान निहित है। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि पूरे देश या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराया जा रहा है जो आपको रिपीट हो सके। आप क्वेश्चन को करते जाइए, आप देखिए कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में व्यक्त होता है। भारत की संसद में व्यक्त होता है। आंसर हो जाएगा पहला नंबर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारत का संसद बनता है। क्वेश्चन इसका व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभा व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता थे। वे गांधीवादी सिद्धांत के पक्षधर थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े अनुभवों को इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक में उद्धृत किया है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 2 नंबर आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता भी उनमें विद्यमान थी। इसीलिए उन्हें ग्लैडस्टोन की संज्ञा दी गई। वे वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भारत के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, किस निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र किस देश में है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ पे अभी भी राजा होते हैं, राजा या रानी। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई है क्योंकि वहाँ अभी भी राष्ट्र प्रमुख की नियुक्ति वंशानुगत प्रणाली पर आधारित है। 1688 में हुई गौरव क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता की स्थापना हुई और संसद ने राजतंत्र की महत्ता को स्वीकार करते हुए संवैधानिक राजतंत्र को मान्यता प्रदान कर दी। 33 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? इसमें आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। व्याख्या देख लीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान स्विट्जरलैंड में क्रियान्वित है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता सीधे शासन से जुड़ी होती है। इसमें किसी प्रकार के प्रतिनिधियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार को वापस बुलाने का अधिकार भी प्राप्त होता है।
34 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारण है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्याख्या देखिए, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान में सर्वमान्य है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक वृत्तियाँ, धर्म, शक्ति आदि ने योगदान दिया है, किंतु राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ब्लांसलीन के अनुसार मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। ब्लंटसली के अनुसार ही यह कथन है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आंसर सभी को मालूम होगा, BR अम्बेडकर। कौन थे? तो BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इसमें 7 सदस्य निम्न थे: गोस्वामी अयंकर, कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, माधवराव और इसके बाद TT कृष्णमाचारी। जो माधवराव थे उनके स्थान पे किनके स्थान पे आए थे? BL मित्र के स्थान पर। और जो TT कृष्णमाचारी थे वो आए थे DP खेतान के स्थान पे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।